चलो तो देखिए दो रिएक्शन हम लोग पढ़े थे ना, कितना दो रिएक्शंस। देखिए दो रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं। एक पढ़े थे कि अगर हम ग्लूकोज का किससे HI से कराएंगे, किससे कराएंगे HI से, तो हमारा एन हेक्सेन प्राप्त होगा। एक ये पढ़े थे ग्लूकोज की संरचना में। देखिए ग्लूकोज की संरचना में पिछले क्लास में 2 पॉइंट पढ़ा गया था। पहला ये कि अगर ग्लूकोज का रिएक्शन हम किससे करा देंगे, HI के साथ, तो हमारा बन जाएगा एन हेक्सेन। और दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया किसके साथ करा देंगे, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ। किसके साथ? ग्लूकोज रिएक्ट हो जाएगा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, तो ऑक्सीजन देता है। इससे सिद्ध होता है कि इसमें कार्बोनिल यौगिक उपस्थित है। तीसरा देखिए आज हमको क्या पढ़ना है कि अगर ग्लूकोज की अभिक्रिया HCN के साथ कराया जाता है तो साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह उपस्थित हैं। कार्बोनिल समूह उपस्थित है। ठीक है, जैसे देखिए COH का होल 4 CH2OH, इसका रिएक्शन किससे करा दीजिए, HCN से। तो जब HCN से रिएक्शन कराएंगे तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव कहाँ C पर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा O-, और O- H+ को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये हो जाएगा COHCN, और ये हो जाएगा CHOH का होल 4 CH2OH, तो ये हो जाएगा साइनोहाइड्रिन। मतलब CN होने के कारण साइनो और OH होने के कारण क्या हुआ, साइनोहाइड्रिन। तो हाइड्रिन होने के कारण साइनोहाइड्रिन बना, इसका मतलब इसमें क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड था, कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित है। ठीक है, इतना करिए। देखो जैसे इसमें क्या है कि ये CHO है, ये CHO है। अगर HCN को हम ब्रेक करेंगे तो H+ होगा और CN- होगा। और यहां देखिए जो CO होता है, ये CO क्या है, ये पार्शियल पॉजिटिव है C, और O पार्शियल निगेटिव है। C पार्शियल पॉजिटिव है, O पार्शियल निगेटिव है। तो ये निगेटिव कहाँ अटैक करेगा, निगेटिव जो है वो पॉजिटिव सेंटर पर अटैक करेगा। जैसे पॉजिटिव पर अटैक करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, O पर चले जाएंगे, तो O हो जाएगा माइनस। अब यह O- इस H+ को ग्रहण कर लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, OH में, और C से जुड़ जाएगा हमारा क्या, CN। तो इस प्रकार साइनोहाइड्रिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, साइनोहाइड्रिन का। चौथा पॉइंट देखिए क्या है, चौथा पॉइंट है कि अब कार्बोनिल ग्रुप का तो पता चल गया कि कार्बोनिल ग्रुप इसमें उपस्थित है, लेकिन इसके साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए कि कार्बोनिल में कौन सा एल्डिहाइड है, कि कीटोन है, कि कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा पॉइंट हमारा है, जब ग्लूकोज की अभिक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराया जाता है तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है
सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित हैं। एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। कौन सा एल्डिहाइड समूह उपस्थित है? अब इसमें देखिए क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है यानी COH का होल 4 और CH2OH, ये हो गया क्या, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का क्या रिएक्शन करा है, ब्रोमीन जल के साथ, Br2 जल। तो ब्रोमीन जल क्या करता है कि एल्डिहाइड का क्या कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है। तो इसका क्या करेगा, ऑक्सीकरण, किसका, CHO का। और हमको पता है कि एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर के, ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, एल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के हमारा एल्डिहाइड बनाता है। क्या बनाता है, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब कि जो ब्रोमीन जल है ये भी ऑक्सीडाइज करने का काम करेगा। तो जो CHO है, जो क्या है, CHO है, ये CHO कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी COOH में, COOH का होल 4 CH2OH। तो इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। तो यहां देखिए जब COOH मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि COOH कहां से आया होगा, एल्डिहाइड से। इसका मतलब कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ग्लूकोज की अपक्रिया ब्रोमीन जल के साथ कराया जाएगा तो ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। इससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। नोट करो इसको। अब देखिए उसके बाद देखिए अगला जो हमारा रिएक्शन है, पांचवा ये कहता है कि अगर ग्लूकोज की अपक्रिया हम एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दें, ग्लूकोज की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से करा दिया जाए। यहां देखिए 5वां नंबर, ग्लूकोज की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर पेंटाएसीटेट प्राप्त होता है। पेंटाएसीटेट प्राप्त होता है जिससे यह सिद्ध होता है कि ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। 5 OH समूह उपस्थित हैं। मतलब जब ग्लूकोज की अपक्रिया किससे कराएंगे, ग्लूकोज की अपक्रिया जब हम करा देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से तो हमें मिल जाएगा पेंटाएसीटेट। और जब पेंटाएसीटेट मिलेगा तो इसका मतलब कि इस ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित हैं। जैसे इसका रिएक्शन देखेंगे तो CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हो जाएगा हमारा क्या, ग्लूकोज। ये हो जाएगा ग्लूकोज। और इसका रिएक्शन हम एसिटिक एनहाइड्राइड यानी CH3COCH3, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब यहां देखिए जब रिएक्शन होगा तो 4 OH यहाँ है, 1 OH यहाँ है, टोटल कितने OH हो गए, 5 OH हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका एक H और इसका CH3COO यहां से क्या निकल जाएगा, CH3COOH। और ऐसे देखिए जब यहाँ पर 4 OH ये है और 1 OH है, टोटल कितने OH हो गए, 5। तो इसका मतलब जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसको हमें 5 अणु लेना पड़ेगा। तो यहां देखिए क्या होगा कि इसका जो 5 होगा, ये पांचों H के साथ यहां से 5 CH3COOH यानी 5 एसिटिक एसिड यहां से निकल जाएगा और H के स्थान पर क्या जुड़ जाएगा, COCH3। तो यहां देखिए हो जाएगा COHCHO और O के बाद अब क्या जुड़ेगा, COCH3 और यहां कितनी बार जुड़ेगा,
4 बार, और एक लास्ट में जुड़ेगा CH2OCOCH3, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट। अब देखिए इसका मतलब सीधे सीधे है कि अगर ग्लूकोज की अपक्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया जाएगा तो पेंटा एसीटेट प्राप्त होगा, जिससे यह बात पता चलेगा कि ग्लूकोज में 5 OH यानी 5 अल्कोहलिक समूह उपस्थित है। कैसे होता है, देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड में, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते किसे हैं, तो जब ऑक्सीजन से 2 एसिल ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखिए जब इसका OH, ग्लूकोज का OH का H और इस एसिटिक एनहाइड्राइड का CH3CO मिलके यहां से क्या बना लेगा, CH3COOH, तो ऐसे 4 यहां है, 1 यहां है, तो टोटल 5 निकल जाएंगे। तो जब 5 निकल जाएंगे तो इसका मतलब कि इन पांचों के स्थान पे COCH3 आकर के क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो एक एसीटेट ये हो गया, एक एसीटेट ये हो गया, तो 4 इसमें है और एक ये, तो टोटल कितने एसीटेट, 5 एसीटेट। इसका मतलब यह प्रूव कर रहा है कि इसमें 5 OH ग्रुप उपस्थित है। ठीक है, नोट है ना, क्लियर। नेक्स्ट देखिए अगला, अगला जो हमारा है 6, नोट करना है ना, चलो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट। 6वां पॉइंट जो हमारा है ये कह रहा है कि अगर ग्लूकोज की अपक्रिया या ग्लूकोज HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके सैक्रिक अम्ल देता है, इसका मतलब क्या है, देखिए 6वां है ग्लूकोज HNO3 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर सैक्रिक अम्ल देता है, सैकेरिक अम्ल देता है, अम्ल देता है। इससे इस बात की, इस तथ्य की पुष्टि होती है, इस तथ्य की पुष्टि होती है कि ग्लूकोज में एक प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है, प्राथमिक अल्कोहलिक समूह है। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर क्या होगा कि COH और CHOH का होल 4 और CH2OH, ये हो गया हमारा क्या, ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में देखिए क्या होगा कि अगर इसका HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाए, HNO3 के प्रेजेंस में ऑक्सीकरण, तो अगर इसका हम क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे, तो देखिए CHO भी चेंज हो जाएगा किसमें, COOH में, और CH2OH जो प्राथमिक अल्कोहल है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा COOH में। तो इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा कि ये भी हो गया COOH और ये CHOH का होल 4 और ये भी हो गया COOH। इसका मतलब ये कौन सा एसिड हो जाएगा, सैकेरिक एसिड, सैकेरिक अम्ल। या इसको देखिए एक COOH है और एक COOH है, तो 2 COOH होने के कारण इसे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको नोट करो। अंतिम हम लोग अपना कर सकते हैं कि ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। अगला क्या है, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, ग्लूकोज की चक्रीय संरचना। देखिए ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो यहां देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि क्या है कि जैसे कुछ रिएक्शन जो होता है वह ग्लूकोज अपने ओपन फॉर्म यानी जो खुली श्रृंखला वाली संरचना होती है उससे नहीं देता है। जैसे ग्लूकोज का जब रिएक्शन हम कराएंगे, ग्लूकोज की अभिक्रिया NaHSO3 सोडियम बाइसल्फेट के साथ अगर कराया जाए
तो ये रिएक्शन सामान्यता नहीं देता है। इसका मतलब कि जबकि हम पढ़े हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो CO होगा वो NaHSO3 के साथ योगज उत्पाद देता है, तो इसका मतलब ग्लूकोज में भी कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये NaHSO3 यानी सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अभिक्रिया देना चाहिए। लेकिन जब ये रिएक्शन नहीं देता है तो इसका मतलब इस बात की पुष्टि होती है कि इसमें जो कार्बोनिल समूह है वह कार्बोनिल समूह फ्री ना होकर के किसी के साथ क्या है, जुड़े हुए हैं, तभी ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो कैसे जुड़ते हैं देखिए, जैसे हमारे पास ये COH और ये हो गया C, 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक। लास्ट में क्या है CH2OH, क्या है CH2OH, ये OH, ये OH, ये H, ये OH और इधर H हो जाएगा, इधर भी हमारा क्या हो जाएगा OH और इधर H और इधर भी हमारा क्या हो गया H। अब इसका देखिए लोन पेयर, इसका लोन पेयर क्या करेगा कि जा करके इसके पार्शियल कार्बन वाले जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है इस पर जाकर के क्या कर देगा, अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा वैसे ये बांड टूट के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, O पर, तो O हो जाएगा क्या माइनस। तो यहां देखिए रिजल्ट इसका क्या आ जाएगा C, और ये हो गया O क्या माइनस, और ये हो गया क्या H। और यहां देखिए कार्बन जो है, ये कार्बन का ऑक्सीजन जो 5 नंबर का है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर यानी 1 2 3 4 5। अब पांचवें कार्बन का जो ऑक्सीजन होगा वही जाके पहले कार्बन से क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, और कमी के लिए कौन सा चार्ज, प्लस। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है, लास्ट में जो जहां जैसे था वैसे लिख देंगे CH2OH, इधर हो गया हमारा H, इधर हो गया OH, इधर हो गया H, इधर हमारा हो गया H, इधर OH और इधर OH और ये क्या H। अब देखिए जब हुआ क्या कि इस पर, इस O पर पॉजिटिव है, इस O पर क्या है निगेटिव है, तो ये चाहेगा कि हमारा पॉजिटिव खत्म हो जाए, ये चाहेगा कि हमारा क्या खत्म हो जाए, निगेटिव। तो इसके लिए क्या करेगा कि ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉनों को दे देगा जिसके कारण H पर क्या आ जाएगा प्लस। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया था, देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन दिया था ना, इसीलिए इस पर प्लस आया है, तो जब इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो इसका प्लस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यह H प्लस क्या है कि ये O माइनस इसको ग्रहण कर लेगा, तो जब ग्रहण करेगा तो यहां बन जाएगा देखिए COH H और ये हो गया C और ये O, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, यानी कि पांचवें से जाकर के क्या ऑक्सीजन जुड़ा है, इधर हमारा H, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये OH और ये H और ये CH2OH, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। अब देखिए एक नंबर कार्बन को हम लोग एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, एक नंबर कार्बन को क्या कहते हैं, एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। एक नंबर कार्बन को क्या बोला जाता है, एनोमेरिक। एनोमेरिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक नंबर कार्बन पर H और OH का विन्यास बदलता रहता है। विन्यास क्या होता है, बदलता रहता है। मींस क्या कि जब OH कहां होगा, OH जब राइट साइड में होगा, जब OH दाईं ओर होगा तो उसे अल्फा डी ग्लूकोज बोला जाएगा, तो उसे क्या अल्फा डी ग्लूकोज कहेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। और जब OH बाईं ओर होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे बीटा डी ग्लूकोज कहा जाएगा, उसे बीटा डी ग्लूकोज कहा जाएगा। इतना करिए। क्या होता है बीटा, अब देखो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास 1 2 3 4 और ये कितना है 5, यानी कि हम 2 फॉर्म इसका बनाएंगे, तो 2 में देखिए 1 2 3 4 5। इसका मतलब देखिए पहला कार्बन किससे जुड़ा है, 5वें कार्बन के ऑक्सीजन से जुड़ा है, लास्ट में CH2OH, ये OH, ये H, ये OH। अब अगर इधर OH है तो इधर क्या होगा H, इधर H है तो इधर क्या होगा OH, इधर OH है तो इधर क्या होगा H। अब देखिए एक नंबर कार्बन पर OH अगर हम कहां कर दें, राइट साइड में कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा क्या अल्फा डी ग्लूकोज, क्या हो जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर यही क्या कर दे कि एक नंबर कार्बन 1 2 3 4
5। अगर यही क्या कर दें कि एक नंबर कार्बन का हम OH कहाँ कर दें, राइट साइड लेफ्ट साइड में, तो इसे क्या बोला जाएगा, बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है,